नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में इतनी जो पॉलिटिकल वायलेंस है, राजनीतिक हिंसा है, यह क्यों हो रही है। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक हिंसा है वह लोगों की राजनीतिकता और पहचान के आधार पर ध्रुवीकरण का एक जटिल इतिहास है। समझिए इस बात को। लोगों की राजनीतिकता का मतलब है कि लोग अलग-अलग ग्रुप में बँटे हुए हैं। कुछ तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, कुछ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ वामपंथियों को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक दलों को सपोर्ट करने वाले जो निचले स्तर पे ढेर सारे कार्यकर्ता है, यही कार्यकर्ता कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये आपस में भिन्न जाते हैं। तो लोगों की राजनीतिकता यानी कि लोग अंदर-अंदर विभिन्न पार्टी के, यहाँ जाति और धर्म के आधार पे नहीं, जाति, धर्म, पंथ के आधार पे नहीं बँटे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा के आधार पर ये बँटे हुए हैं और पहचान के आधार पर ये बँटे हुए हैं और इसी का एक जटिल इतिहास है। अब हम लोग सुनेंगे। देखिए, शुरुआत होती है 1967 में मुक्ति आंदोलन की शुरुआत से यह जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि जब देश आज़ाद होता है 1947 से लेके तब से 1967 तक कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद वामपंथियों की सरकार आई। उसके बाद 2011 से आप देख सकते हैं इधर तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है। तो इसका जो जड़ है कहीं न कहीं कांग्रेसी जो नेता हुआ करते थे सिद्धार्थ शंकर रे, ठीक ना, वहीं से इनका शुरुआत माना जाता है। जो राजनीतिक हिंसा है सबसे भयावह दौर था सिद्धार्थ शंकर रे जो मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, ठीक ना, आपको वहीं से यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी, चाहे वह कांग्रेस हो, वामपंथी पार्टियाँ हों या ये तृणमूल हो, सब के सब इस जो राजनीतिक हिंसा है उसका सहारा लेती हैं। दोनों तरफ सशस्त्र गुंडे भरे पड़े हैं, ठीक ना। जब सरकार बदलती है तो यही गुंडे इधर से घूम के उस वाले पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। यानी समझिए, जो कांग्रेस के गुंडे थे तो जब वामपंथी सत्ता में आई तो वामपंथी के कार्यकर्ता बन गए। वो जो वामपंथी की सत्ता गई तो सीधे घुस गए तृणमूल में, ठीक है। भविष्य में अगर तृणमूल की अगर सत्ता चली जाती है, बीजेपी की आती है, तो ये सारे के सारे गुंडे वापस घुस के बीजेपी में आ जाएंगे और फिर वही राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये गुंडे जितने भी हैं सबके सब दल बदलते रहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो है वामपंथी पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी वाली लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ से जो निचले स्तर के, पंचायत स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी खूब गोलियां मार दी जाती है, हत्याएं होती हैं, आपस में लाठी डंडे से भिड़ जाते हैं। तो ऐसा बंगाल के लोग क्यों? गोपाल कृष्ण गोखले कहा करते थे कि बंगाल जो आज सोचता है पूरा भारत कल सोचता है, लेकिन यहाँ विपरीत हो चुका है, बंगाल का पतन हो चुका है। तो इस पतन के क्या कारण है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सारी लफड़ा है। बंगाल में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सब सरकारी धन पाने का होड़ है, सरकारी जो कल्याण कोष है उससे पाने का होड़ है। अवैध उत्खनन, चाहे वह बालू का हो, पत्थर का हो या कारोबारी वर्चस्व पंचायत के द्वारा, ठीक ना। तो इस पंचायत के द्वारा, जिसका पंचायत में जो जिसकी सरकार रहेगी वो स्वाभाविक सी बात है सरकारी धन को हड़पेगा, खाएगा, पिएगा। अब यहाँ देखिए, चुनावी हिंसा यानी राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की एक संस्कृति का एक अनावश्यक या आवश्यक अंग बन चुका है, अनिवार्य अंग बन चुका है। देखिए, 1979 में सुंदरबन में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों का नरसंहार जो है अब तक का सबसे काला अध्याय माना जाता है। 1960 के दशक में नक्सलबाड़ी, नक्सल एक गांव था, नक्सलबाड़ी, बाड़ी यानी घर के पीछे की ज़मीन जहाँ पे साग सब्जी होती है, तो नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चारू मजूमदार, कानू सन्याल ये सब थे, तो वहाँ ज़मींदारों के विरुद्ध हुई थी, ठीक है। जो आम किसान था उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, उन्हें मार दिया, जान से मार दिया, फिर उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया। तो इसकी शुरुआत जो नक्सल आंदोलन है ये कहीं न कहीं बंगाल से है। अब 1971 में जैसा हमने बताया कि सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी और यहीं से हत्याओं का दौर जारी होता है। हालांकि 1977 में चुनाव में बहुत भारी इनकी हार हुई थी। हाँ, उसके बाद वाम मोर्चा जब से सरकार में आई 1967 से, इन्होंने भूमि सुधार, पंचायत सुधार इतना ज़बरदस्त किया कि लगातार 34 सालों तक पश्चिम बंगाल के सत्ता में रही। और पश्चिम बंगाल की जो सत्ता है ना, जो मेन सत्ता है वो पंचायत के माध्यम से चलाई जाती है। पंचायत के माध्यम से ही, अब स्वाभाविक सी बात है, जब पंचायत चुनाव होगा तो बालू के, पत्थर के, कोयले के अवैध जो खनन होते हैं, कारोबारी वर्चस्व पे ही पंचायत
ही सबको बांटती है कि तुम करोगे या नहीं करोगे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें देखिए, बंगाल जो है कभी पुनर्जागरण की यहाँ शुरुआत मानी गई। नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति मिलेंगे, कवियों का है, फिल्म, गीत, साइंटिस्ट, संस्कृति, भाषा, ढेर सारे क्रांतिकारियों के लिए विख्यात रहा है। उसकी अपनी एक अलग संस्कृति है। सोचिए, बांग्ला भाषा जो है, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं, बंगालियों ने जो ये बांग्लादेश वर्तन है, ये पूर्वी पाकिस्तान से सिर्फ अपनी भाषा के आधार पर अपना एक अलग देश बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया। तो बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा बहुत ही समृद्ध है, बंगाली लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो वर्तमान जो सामाजिक माहौल है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। अब समझेंगे कि ये जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसका पतन कैसे हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद से 1947 से लेके बंगाल में इतनी कंपनियां थी, जो आज मुंबई का हाल है ना, वहीं कभी कोलकाता हुआ करता था, वही हाल कभी कोलकाता हुआ था। 1947 से लेके 60 के दशक तक सब ठीक था, लेकिन 70-80 के दशक में इतनी स्थिति गड़बड़ हो गई कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। खुद मैं हैरान हो गया कि एक बिरला के कंपनी के मालिक थे आदित्य बिरला। आदित्य बिरला सड़क से जा रहे थे, अपनी कार से जा रहे थे, तो वहाँ पे उस समय आपको वामपंथी शासन था। ट्रेड यूनियन की ज़बरदस्त बोलबाला हुआ करता था कि मजदूर ही सब कुछ है, मजदूर एकता जिंदाबाद। मार्क्स की विचारधारा से सब लबरेज थे। अब इन्होंने आदित्य बिरला की कार को रोका, कुछ विवाद चल रहा था पेमेंट का। उन्होंने कार में रोका, कार के शीशे तोड़े, उसको कॉलर पकड़ के निकाला, जमकर पिटाई की, शर्ट फाड़ दिया, पैंट फाड़ दिया, और सिर्फ चड्डी में वहाँ बीच सड़क से चड्डी में अपने घर तक पैदल गए। समझ सकते हैं, एक बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा उद्योगपति चड्डी में, अंडरवियर में, बीच सड़क से होते हुए अपने घर पे गया, कुछ नहीं बोला। अगला दिन फ्लाइट पकड़ा, मुंबई गया, और रातों रात अपना बिजनेस जो है बंगाल से समेट के, कोलकाता से समेट के मुंबई में ट्रांसफ़र हो लिया। एक हाल ये आदित्य बिरला की नहीं है, ठीक ना, ये हाल थापर का है, ये हाल जेके सीमेंट वालों का है, टाटा का है। टाटा का तो दुनिया जानती है सिंगूर में क्या हुआ। इसके बाद सिंघानिया का है, फिलिप्स कंपनी है, ब्रुक बॉन्ड है। ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं, वामपंथी शासन के दौरान सब के सब ये वामपंथी जो विचारधारा है, मार्क्स की विचारधारा है, मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन, गुटबाजी, हड़ताल, मालिकों के साथ मारपीट, मैनेजरों के साथ मारपीट, ठीक ना, सामानों का चोरी, ठीक ना, इन सभी वजहों से जितने भी उद्योगपति थे वो 80 के दशक से निकल गए, सबके सब 80 के दशक में बंगाल छोड़कर निकल गए, जाके मुंबई, गुजरात में जाके सेटल हो गए। समझ सकते हैं। तो यहाँ से औद्योगिक, बंगाल का औद्योगिक पतन होना यहाँ से प्रारंभ होता है। अब देख लीजिए, टाटा ने क्या किया। टाटा ने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो बंगाल का भला कर देते हैं, 1 लाख लोगों को जॉब देंगे, 1000 एकड़ ज़मीन अपना ली सिंगूर में नैनो कार का उत्पादन करने के लिए। लेकिन वहाँ आ गई ये हमारी दीदी, ठीक ना, दीदी आ गई। देखिए, बंगालियों से एक और चीज़ है कि बुरा मत मानना, आज बंगाल पे बना रहे हैं भाई, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, दीदी आ गई हमारी, दीदी ने कह दिया कि ना, माँ माटी मनुष्य, ज़मीन हमारी है, ठीक ना। अब ज़मीन तो भाई इतना विवाद हुआ, इतना बवाल हुआ कि अंततः टाटा को गुजरात में आनंद में जाके सेट होना पड़ा, भागना पड़ा। ये हाल है वहाँ। राजनीतिक इतनी ज़्यादा होती है ज़मीन के लिए कि मत कहिए। अरे भाई, कोई भी कंपनी आएगी तो ज़मीन लेगी तो आपको रोज़गार देगी। ज़मीन ठीक है आपकी है, लेकिन रोज़गार भी तो आपको चाहिए। आज वही बंगाल औद्योगिकरण, यानी कि वहाँ उद्योग नाम की कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल आप घूम के देख लीजिए। इसी ट्रेड यूनियन बाजी की वजह से आज बंगाल में बेरोज़गारी दर बहुत ही ज़्यादा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या में तो कोई कमी है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, गरीबी में भी ज़्यादा है, पिछड़ापन में भी ज़्यादा है। बंगाल भारत के 5 टॉप राज्यों में आता है जहाँ कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। कर्ज के जाल का मतलब है कि इनके पास उतनी आय के जरिया नहीं है। भाई, जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ पैसा होता है, इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो कर्ज लेते हैं, कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं, तो कर्ज के जाल में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल फंसा हुआ है। इसके अलावा ह्यूमन तस्करी का मतलब है जब गरीबी होगी, स्वाभाविक सी बात है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दूर बड़े बड़े शहरों में आप देखिएगा, दिल्ली में देखिए, मुंबई में देखिए, भारत के किसी भी शहर, बंगाली महिलाएं हैं, तो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, नौकरानी के रूप में, अन्य दूसरे के रूपों में ट्रैफिकिंग होती है, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है। और वर्तमान में जो चुनावी हिंसा ये सब है, ये तो बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यह वही बंगाल है जहाँ पे पहली बार 1870 में बंदरगाह स्थापित हुआ था। भिखारियों की संख्या भी बंगाल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अशिक्षा भी ज़्यादा है। आधारभूत संरचना की भी बहुत कमी है। हालांकि बंगालियों से कहिएगा तो कहिएगा कि पहला जो मेट्रो ट्रेन है अंडरग्राउंड हमारे यहाँ है। उसके बाद क्या है, माना कि बंगाल में ट्राम थी, माना बंगाल में पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो थी, लेकिन उसके बाद आधारभूत संरचना दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के करीब 9-10 ऐसे ज़िले हैं जहां गरीबी 40 से 60% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पश्चिम बंगाल जो है भारत के 28वें नंबर पे है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बंगाली लोग हैं, ठीक ना, कला संस्कृति किताबें पढ़ते हैं, गाने में, कला में, ड्राइंग में, पेंटिंग से बहुत रुचि है, लेकिन इनको एक आदत है घुमाच्छे। घुमाच्छे का मतलब ये मत समझिए घूमना, घुमाच्छे का मतलब होता है खाना पीना खा के जाके सो जाना, उसको कहते हैं घुमाच्छे। तो इसलिए यहाँ पे नो इकोनॉमिक एक्टिविटी पाई जाती है। और 1947 से पहले औद्योगिकरण थी, 1947 से 65 तक ये पतन की ओर धीरे धीरे गई। 1970 में अकेले 56,000 कंपनियां बंद हो गई, सिर्फ ओनली लेबर लॉ, हड़ताल, यूनियनबाजी, गुटबाजी की वजह से। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे संस्कृति के रूप में सुधार करने की ज़रूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।